क्वेश्चन नंबर 25 की डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि 25 है हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर का। आप अपनी नोटबुक से भी पढ़ सकते हो, डायग्राम मस्त तरीके से एक्सप्लेन करना भाई। देखो यानी ये क्वेश्चन है वैसे। चलो डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26, ये वाला। ए इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एंड चार्ज माइनस क्यू इज रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द न्यूक्लियस। कोई न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज माइनस क्यों होता है। उसने बोला है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या फिर मैग्नेटिक डायपोल को आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया। ठीक है, द एरिया स्वीप बाय दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम। समझ रहे हो? चलो डिस्कस करें वन बाय वन। देखो इसका आंसर लिखते हैं। मैग्नेटिक डायपोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक डायपोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इंड्यूस करंट। क्यों? अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसके मोशन के अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस होता है? करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम करंट बोल रहे हैं आई। ठीक है, अब एक बात बताओ आप मेरे को, इफ इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है, इफ इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज ई, ठीक, वेलोसिटी v, इसके पास कितनी वेलोसिटी है v, एंड मास m, या फिर एक मास छोड़ो, ऑर्बिटिंग रेडियस लिख लो, ऑर्बिटिंग रेडियस r, क्योंकि मास का तो कोई खेला है ही नहीं इसमें। तो टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड क्या होगा? अगर ये सारी चीज़ें इसके पास है, टाइम पीरियड कितना होगा? एक बात बताओ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो आपको टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए बताओ, और डिस्टेंस कितने वर्क करा है इस न्यूक्लियस से, जिसकी रेडियस r है, तो इसकी सर्कमफेरेंस को लिखेंगे हम 2πr, तो डिस्टेंस हो जाएगी इसकी 2πr, और इसकी वेलोसिटी कितनी लेट ले ली है v। नहीं समझे आप? ठीक, आगे चलें। अब एक बात बताओ, अगर ये कोई चार्ज पार्टिकल है, यहाँ लिखेंगे हैंस, अगर ये कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और इसके पास टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ये है, तो आप चार्ज की हेल्प से आई टी वाला फॉर्मूला रख सकते हो, क्यू इक्वल्स टू आई टी। ठीक है, यहाँ आई क्या है? करंट। टी क्या है? टाइम। क्यों है? चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? आई इंटू टी। अब आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हो, करंट की वैल्यू कितनी आएगी? ई अपॉन टी आएगी। इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे, टी में ये वाली वैल्यू रखेंगे तो आपकी करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? करंट की वैल्यू आएगी, जब आप 2πr अपॉन वी रखोगे तो ई इंटू वी अपॉन के 2πr वैल्यूज़ बन जाएंगी, नहीं बन जाएंगी? जल्दी बताओ। अब एक बात बताओ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला कितना होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसी भी एटम का कितना होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू करंट इनटू एरिया। अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है जिसकी रेडियस r है, तो इसका एरिया कितना होएगा सर्कुलर ऑर्बिट का? πr²। तो करंट की वैल्यू कितनी है? ev अपॉन 2πr, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इंटू πr²। तो r², r से r की पावर 1 खत्म, पाई से पाई खत्म, तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा? EVr अपॉन 2। ठीक, आगे चलें, आगे की ओर बात करें, इसको करें। देखो ऊपर करते हैं इसको थोड़ा सा, यहाँ पर आए, एक और पेज ले लेते हैं भाई, लेकिन अभी तो हम यहाँ पर हैं। अब देखो मज़ेदार बात है, आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया EVr अपॉन 2, ये भी आंसर है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, कुछ और चीज़ देखो। अगर इलेक्ट्रॉन किसी सेंटर के, जिसकी रेडियस r है, उसके चारों रिवॉल्व कर रहा है, तो इस सेंटर के साथ कुछ ना कुछ एंगल पे चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। पहले ये एंगल बनेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो इलेक्ट्रॉन का एंगल ये बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो इलेक्ट्रॉन का एंगल ये हो जाएगा। यानी इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एंगुलर मोमेंटम भी है, और एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते होता है हमारा MVR, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखेंगे। हैंस वी नो, एज वी नो लिखना, हैंस ना लिखना, एज वी नो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? L, और इसकी वैल्यू होता है मास इंटू वेलोसिटी ऑफ द रेडियस r। तो क्या काम करेंगे यहाँ पर? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में EVr में मास की मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन के मास से ही डिवाइड कर देंगे, तो कितना बनेगा? MVr कितना बन जाएगा? एंगुलर मोमेंटम EL अपॉन 2m।
तो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फाइनल क्या बनेगा, EL/2m बन जाएगा। हो गई एक्सप्रेशन, जल्दी बताओ, हो गई नहीं हो गई एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द एटम, मिल गई एटम के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की एक्सप्रेशन। दूसरे में क्या निकालना है आपको, इफ L इज एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शो दैट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू नेगेटिव के E/-2m/L वेक्टर, यानी वेक्टर को लेकर सॉल्व करना है। ठीक है, वेक्टर को लेकर सॉल्व कर देते हैं। चलो, क्या ड्रॉ किया था अभी हमने, एक इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा था v वेलोसिटी के साथ, वो भी सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसकी रेडियस कितनी थी, जिसकी रेडियस r थी। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी, तो इसको ही डिस्कस करें। चलो देखो भाई, उसने बोला इफ L वेक्टर इज द एंगुलर मोमेंटम, इफ L वेक्टर इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो हमको क्या प्रूफ करना है कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो कितना है, -ke/2m इंटू L वेक्टर है। देखो प्रूफ कर देंगे, क्योंकि हमको पता है, क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू IT। देखो प्रोसेस देखो, तो यहाँ से करंट की वैल्यू कितने की, करंट इक्वल्स टू Q/T आ जाएगी। आपको इसका टाइम ऑफ रिवोल्यूशन भी पता है, अभी भी आपने ऊपर ड्राइव किया था, 2πr/, तो E/V/2πr हो जाएगा करंट की वैल्यू। जल्दी बताओ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखने वाले हो वेक्टर फॉर्म में। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है, देखो ज़रा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू वेक्टर इक्वल्स टू करंट इनटू एरिया। ठीक है, अभी अभी आपने करंट की और एरिया की मल्टीप्लाई की थी, तो आपके पास जो रिलेशन आया था वो आया था EV/2। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अब हम एंगुलर मोमेंटम का यूज़ करने वाले हैं, सिंस एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू mvr, तो यहाँ से VR की वैल्यू निकाल लें, VR इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम L/m। तो VR की जगह यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना बनेगा हमारा, E इंटू VR की वैल्यू आ जाएगा L वेक्टर/2m। जल्दी बताओ, अब हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन वेक्टर फॉर्म इक्वल्स टू -ke/2m, और ब्रैकेट के बाहर L वेक्टर रख सकते हो। क्यों ये नेगेटिव साइन क्यों है, नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो किसके अपोजिट है, एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट है। तो यहाँ लिखेंगे भी कि नेगेटिव क्या साइन इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स that the direction of magnetic dipole moment is opposite to angular momentum। इस लाइन के नंबर है यहाँ पर, समझ रहे हो, बस इस लाइन के नंबर मिलेंगे आपको। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 27 पर। चले मैं क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करते हैं, रीड करें। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ABCD, ABCD, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ 1.5। इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5, तो 1.5 यहीं मार्क कर लें। सराउंडेड बाय ट्रांसपेरेंट लिक्विड, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.25। ठीक है, कितना है, 1.25। कितना है भाई इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1.25। ओके, एज शोन इन फिगर, एरिया ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन फेस AB पर इंसिडेंट हो गई। अब क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ एंगल इंसिडेंट बना है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। कुछ जानी तो उसको सीधी चाहिए थी, ठीक है नहीं, जानी तो उसको सीधा चाहिए, जाना तो उसको सीधा चाहिए था, लेकिन गई कैसे है, देखो, अरे एक सेकेंड, अब से देखो, जाना उसको सीधा चाहिए था, क्योंकि ग्लास एक डेंसर मीडियम है, तो लाइट की स्पीड घट जाती है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इसको आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलोगे। अब जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट किया उसको बोलोगे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस I। अब क्या है कि इस इंटरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है, माफ़ कीजिएगा सॉरी, इस इंटरफेस के पैरेलल जा रही है। अगर कोई लाइट रे अगर आपने क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पढ़ी हो, क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाए, ठीक है, डेंसर से रेयर में जाए, तो वो एंगल जिस पर लाइट रे 90 डिग्री के एंगल पर रिफ्रैक्ट हो जाए, कितने डिग्री पर,
90 डिग्री के एंगल पर रिफ्रैक्ट हो जाए, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, उसको बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। ये तो आप समझते होंगे। तो लाइट रे क्या हुई है, जो रिफ्रैक्ट हुई है वो 90 डिग्री के एंगल पर रिफ्रैक्ट हो गई है या फिर ए डे इंटरफेस के पैरेलल गई है। तो अब आपको क्या निकालना है, इसमें क्या कैलकुलेट करना है भाई, एरिया ऑफ लाइट इतना, ए बी एंगल आई, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल आई। क्या एंगल आई कैलकुलेट करना, अरे ये तो बहुत ईजी है। कैसा है क्वेश्चन, ईजी है। तो एक काम करो, आप इस पॉइंट के लिए इस वाले पॉइंट के लिए क्या लगाओगे, इस पॉइंट के लिए लगाओ स्नेल्स लॉ, ठीक है। इसको आप पॉइंट सपोज करो क्या मानोगे, ओ पॉइंट, ओहो ओ पॉइंट मान लो, लिखेंगे बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ओ पॉइंट पर लगा दें स्नेल्स लॉ। कैसे लगेगा देखो, ये तो क्रिटिकल एंगल है, तो इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम कितना है हमारा, ये ग्लास है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मल्टीप्लाई साइन ऑफ एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये लिक्विड है वाटर है, ओहो, लिक्विड इनटू साइन ऑफ एंगल आर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 1.5 मल्टीप्लाई बाई साइन आई कितना है, यहाँ पर ये क्रिटिकल एंगल है तो यहाँ साइन आई से लिखेंगे, क्रिटिकल एंगल है तो ये साइन आई से लिखेंगे, ये हमको नहीं पता है कितना है, इज इक्वल टू एन, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड है, अबे यार ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है 1.25 इंटू साइन आर, आर कितना है 90 डिग्री के एंगल पर लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, तो यहाँ से साइन आई सी की वैल्यू निकाल सकते हो आप। साइन आई सी की वैल्यू आएगी 1.25 डिवाइडेड बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1, यहाँ से हटा 125 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100, तो 1/10 हुआ, जल्दी बताओ। और ये हो जाए 125/150, तो 25 6 150 और ये हो जाएगा 1, तो साइन आई सी की वैल्यू कितनी आएगी, साइन आई सी की वैल्यू आएगी 5/6। यहाँ से आपको साइन आई सी की वैल्यू मिल गई। अब क्या करोगे आप, स्नेल्स लॉ लगाओ इस पॉइंट के लिए, लेट्स से इट्स ये पॉइंट है पी, तो लिखेंगे बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ फॉर पॉइंट पी, ठीक है, पी पॉइंट के लगाएंगे, पी पॉइंट के लिए लगाएं, देखो भाई पी पॉइंट के लिए लगाएंगे, वैल्यूज तो आपको याद ही होगी, देखो पी पॉइंट के लिए लगाएंगे स्नेल्स लॉ, कैसे लगाएंगे, तो लाइट रे एयर से ग्लास में एंटर की है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ एंगल आई इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास में एंटर किया है साइन ऑफ एंगल आर, ये होता है हमारा क्या बोलते हैं इसको, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का 1 होता है, साइन आई हमको नहीं पता, तो साइन आई को साइन आई लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है 1.5 मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टेड एंगल साइन आर, जल्दी बताओ। अब देखो रिफ्रैक्टेड एंगल के लिए एक मज़ेदार बात बताऊँ, ऊपर आओ, ऊपर आए जल्दी बताओ। यहाँ देखो ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ये इस इंटरफेस के लिए क्या बन गया है, क्रिटिकल एंगल बन गया है, तो रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू क्या रखेंगे आप, क्रिटिकल एंगल रख दोगे, है कि नहीं, थोड़ा लॉजिकल रहता है तो साइन आई इज इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई साइन आई सी, लेकिन जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो क्या बन गया है, अब क्रिटिकल एंगल बन गया है, तो साइन ऑफ एंगल आई इज इक्वल्स टू कितना बनेगा ये 1.5 मल्टीप्लाई साइन आई सी की वैल्यू है 5/6, ठीक है, तो 7.5 डिवाइडेड बाई 6, 15 5 75, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 1 6 7 6 1 6, 6 2 12 6 5 30, तो साइन ऑफ एंगल आई की वैल्यू कितनी आएगी 1.25, तो एंगल आई की वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स 1.25। जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको नोट्स भी अगर देखोगे तो नोट्स में बहुत कुछ लिखा रखा है इस क्वेश्चन के लिए, तो लिखेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लें। 2 स्मॉल सॉलिड मेटल बॉल्स ए एंड बी, 2 बॉल्स हैं ए एंड बी जिनकी रेडियस आर और 2r है, जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ हैं 2 सिग्मा 3 सिग्मा, फाइंड द चार्ज डेंसिटीज ऑफ ए एंड बी। ओहो यानी बॉल ए की चार्ज डेंसिटी और बॉल बी की चार्ज डेंसिटी निकालनी है, कब, जब ये दोनों एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड हो,
यानी चार्ज डेंसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, चार्ज डेंसिटी ऑफ सेकंड बॉल व्हेन दीज बॉल्स आर कनेक्टेड बाय वायर। ये डेंसिटीज कब थी? जब ये वायर से कनेक्ट नहीं थी। अब हमको नई डेंसिटीज निकालनी है। समझ में आया क्वेश्चन? तो करें सॉल्यूशन करते हैं। हमने क्या लेट किए हुए हैं? 2 सॉलिड स्फीयर्स, 2 सॉलिड स्फीयर्स whose, अरे whose क्या, स्फीयर्स ऑफ मेटल्स ए एंड बी। 2 मेटेलिक स्फीयर है हमारे ए एंड बी। ऑफ रेडियाई, इनकी रेडियस कितनी है जल्दी बताओ? रेडियाई है आर एंड 2r, 2r। रेडियस है, यानी ए वाला जो स्फीयर है उसकी रेडियस 2r है और बी वाला जो स्फीयर है उसकी रेडियस 2r है। एक बात बताओ, आप अपना अगर नोट्स खोलोगे, पहले चैप्टर में मैंने लिख रखे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूलेज। तो लिखेंगे बाय सरफेस चार्ज डेंसिटीज। सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, जहाँ पर ए एरिया, क्यू चार्ज और सिग्मा होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, सिग्मा इंटू ए आएगा। तो अब आप ए स्फीयर और बी स्फीयर के टोटल के ऊपर टोटल कितना चार्ज है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हो। तो लिखेंगे चार्ज ऑन ए बॉल या ए मेटेलिक बॉल कितना आएगा भाई? देखो कितना फॉर्मूला लगाओगे? क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। अब सिग्मा दे रखा है पहले वाले का 2 इंटू सिग्मा। जल्दी बताओ, 2 इंटू सिग्मा। अगर आप ये स्फीयर ड्रॉ करोगे तो अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो इसकी एरिया कितना बनेगा? सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस के एरिया कितना बनेगा? सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। तो 2 सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा ए स्फीयर के ऊपर? 8 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। अगर ये मेटेलिक बॉल बी है तो इसकी रेडियस आर 2r हो गई। तो अब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी की कितनी बनेगी? 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर कितनी है? आर कितनी होगी? 2r। तो 2r का स्क्वायर करना पड़ेगा ना यहाँ। तो लिखेंगे चार्ज ऑन बी बॉल। तो चार्ज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। सिग्मा कितना दे रखा है? 3 इंटू सिग्मा इंटू, अब देखो इसका एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं, वो भी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर है 2r का स्क्वायर। तो कितना बनेगा? 3 सिग्मा मल्टीप्लाई बाय 16 पाई आर स्क्वायर, और 16 की मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो आता है 48 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तब दोनों बोल्स का टोटल चार्ज कर लें तो क्या करेंगे? क्यू टोटल इज इक्वल्स टू कितना आएगा? क्यू ऑफ ए प्लस के क्यू ऑफ बी। कि पहली बॉल पर कितना चार्ज था और दूसरी बॉल पर टोटल कितना चार्ज था, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो पूरा चार्ज आ जाएगा। दोनों बॉल्स पर टोटल चार्ज कितना है? तो कितना जोड़ेंगे? 8 पाई आर स्क्वायर सिग्मा प्लस के 48 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। तो टोटल आएगा 56 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल देंगे। जल्दी बताओ समझ आया या नहीं? चलें आगे। अब हमने क्या किया है? देखो हमने क्या किया है, हमने दोनों स्फीयर्स को, ये स्फीयर ए जिसकी रेडियस आर थी और दूसरा स्फीयर ये बी जिसकी रेडियस 2r थी, दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया है। ठीक है नहीं? जैसे ही कंडक्टिंग वायर से जुड़ेगा तो इनका चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जल्दी बताओ, इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम? when balls A and B are connected by conducting wire, किसी कंडक्टिंग वायर से दोनों को जोड़ दो, कंडक्टिंग वायर, so their charge will redistribute, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सपोज करो एक बॉल पर आया है चार्ज 48, दूसरी बॉल पर चार्ज आया थोड़ा सा कम। तो भाई जब ये दोनों एक सेम कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट हो जाएंगे तो ये सेम पोटेंशियल पर हो जाएंगे। सेम पोटेंशियल पर आते ही इन दोनों के चार्ज भी इक्विवेलेंट हो जाएंगे। देयर चार्ज विल रीडिस्ट्रीब्यूट, इसलिए इनके चार्ज
रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, लिखें, अगर ये दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे तो मैंने भी क्या बोला कि दोनों के दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। यानी जो सेम पोटेंशियल पे आने का मतलब है जो पोटेंशियल ए का होगा वही पोटेंशियल बी का होगा। जल्दी बताओ। और पोटेंशियल ए का क्या होता है के। अब देखो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं ना, तो चार्ज की वैल्यूज भी अलग नहीं पड़ेंगी, तो क्या लिखेंगे क्यू डैश ए अपॉन द डिस्टेंस आर। जल्दी बताओ। इजिकल टू, इसका भी पोटेंशियल सेम है के क्यू डैश बी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस 2r। इस वाले स्फेयर के रेडियस 2r है, इस वाले स्फेयर की रेडियस r है। जल्दी बताओ, दोनों पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल फॉर्मूला यही तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन आर। तो यही तो है यार, क्यों ये रहा और r डिस्टेंस ये रही। जल्दी बताओ, यही तो है, सेम तो चीज़ें हैं। आगे चलें। तो अब क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम है, इनका पोटेंशियल सेम है, तो के क्यू डैश ए अपॉन डिस्टेंस या रेडियस ऑफ द ए स्फेयर के क्यू डैश बी अपॉन 2r। देखो हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि जब इन पे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ तो क्यों वाले के ए स्फेयर के पास टोटल कितना चार्ज है और बी स्फेयर के पास टोटल कितना चार्ज है, वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि हमको इनकी सरफेस डेंसिटीज निकालनी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी तब जब ये कंडक्टिंग वायर से जुड़ गई हो। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए सरफेस एरिया। यानी आपको नया चार्ज चाहिए जब ये दोनों एक दूसरे पर रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए हों, तो आपको चार्जर निकालने पड़ेंगे। तो आर से तो आर खत्म। जल्दी बताओ, आर से तो आर की कहानी खत्म और के से के की कहानी खत्म। तो क्यू डैश बी की वैल्यू कितनी आएगी? क्यू डैश बी की वैल्यू आएगी 2 ऑफ क्यू डैश ए। जल्दी बताओ, समझ आया नहीं आया? आया? ये नहीं आया। अब एक बात बताओ, चार्ज तो देखो, जो टोटल चार्ज पहले था अब भी इनके पास उतने टोटल चार्ज होगा। तो क्या होगा, पहले केस का जो टोटल चार्ज है वो दूसरे केस के टोटल चार्ज के इक्वल होगा। तो क्यू टोटल इज इक्वल्स टू क्यू टोटल रहेगा। अब पहले केस का जो टोटल चार्ज था वो था हमारा, अगर आपको याद हो, 56 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। और अब का क्यू टोटल कितना आएगा? क्यू टोटल आएगा क्यू डैश ए प्लस के क्यू डैश बी। और क्यू डैश बी की वैल्यू टू क्यू डैश ए है। तो 56 पाई आर स्क्वायर सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू डैश ए और क्यू डैश बी की वैल्यू टू क्यू डैश ए है। तो दोनों जुड़कर क्या बनेंगे, 3 क्यू डैश ए बना लेंगे। तो पहली बॉडी के ऊपर अब नया चार्ज कितना आएगा, 56 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा आ जाएगा। और आपको क्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसके बाद का पोर्शन यहाँ कर रहे हैं। सिमिलरली आपको क्यू डैश बी चाहिए। क्यू डैश बी की वैल्यू कितनी है, 2 ऑफ क्यू डैश ए है। तो क्यू डैश ए की वैल्यू रखेंगे तो क्यू डैश वैल्यू बी की आ जाएगी। यानी दूसरी बॉल पर अब चार्ज कितना बचेगा, 2 ऑफ 56/3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। तो कितना बचेगा, 112 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बच गया। अब आपको चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटीज। क्या चाहिए भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटीज चाहिए। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखेंगे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटीज फॉर ए बॉल लिखें। कितना आएगी, सिग्मा ए इज इक्वल्स टू, अब नई सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा डैश लिखेंगे, क्यू डैश ए डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट बॉल। तो क्यू डैश ए और सिग्मा डैश ए निकाल रहे हैं, तो क्यू डैश ए का वैल्यू कितना आई थी, 56/3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया कितना बनेगा इसका, 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर खत्म, तो कितना बनेगा, 56 डिवाइडेड बाई 12 ऑफ सिग्मा। तो इसको काटने किसी से 4 से कट जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा। यानी पहले जैसे ही आपने इसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ा तो इसकी जो पहली वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी थी उसके कितने चला गया, 14/3 टाइम चला गया। तो अब लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर बी बॉल के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखेंगे, तो सिग्मा डैश बी इक्वल्स टू क्यू डैश बी डिवाइडेड बाय ए, एरिया लिखेंगे। और क्यू डैश बी कितना आया था, 112 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर।
4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर खत्म, तो कितना बचेगा 112 डिवाइडेड बाय 12, ये तो बचेगा। ओ देखो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ घोटाला। दूसरे स्फीयर की रेडियस कितनी है 2r, दूसरे स्फीयर की रेडियस है 2r, तो 4 इंटू पाई इंटू 4r स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 16, 16 3 जा 48, ऐसे बनेगा 16 3 जा 48, नहीं इतने तो होगा। और 4 पाई आर स्क्वायर से, माफ़ कीजिएगा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर खत्म, 4 चौक 16 48 यहाँ आ गया, इंटू सिग्मा। आगे करेंगे, अब इसको हम काट देंगे, इसको कैसे काटेंगे, 8 से काट दो, देखो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाई 8 6 जा 48 सिग्मा। तो दूसरी पोल की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, या 14/6 सिग्मा। ये होता है आंसर इस क्वेश्चन का। इसका बी पार्ट करते हैं, 28 का बी पार्ट। उसने बोला 2 आइडेंटिकल लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स 1 and 2 आर प्लेस्ड d distances apart parallel to each other as shown in the figure. They are uniformly charged having charge densities lambda and minus k lambda by 2 respectively. Locate the position of the point wire 1, net electric field is 0. हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दिखाना है इस क्वेश्चन में। चलो भाई एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे जिस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो, 0 हो। उसके लिए भी तो समझना पड़ेगा कि हम ए रीजन में लें, बी रीजन में लें या सी रीजन में लें। उसने बोला है कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है और दूसरे की है -k λ/2, यानी ये मिनिमम है और ये पॉजिटिव है तो ये मैक्सिमम, यानी ये हायर चार्ज डेंसिटी है, ये लोअर चार्ज डेंसिटी है। तो अब जो अगर आपने तुमको सही बात बताऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट घटता है जैसे जैसे उसकी डिस्टेंस बढ़ती है, सही बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस डायरेक्शन में भी होगी, इस डायरेक्शन में भी होगी। अब मज़ेदार बात यह है कि किस रीजन में ले जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। अगर हम इस रीजन की तरफ चलें यहाँ पर, तो यहाँ पर इतनी डिस्टेंस नहीं बनेगी। इस सरफेस चार्ज डेंसिटी, माफ़ कीजिएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी की डिस्टेंस थोड़ी रहेगी, जिसकी वजह से इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़्यादा होगा और ये इसको कैंसिल आउट कर ज़्यादा चला जाएगा। तो इसका रीजन क्या बन जाएगा, इस सी पॉइंट पर कहीं यहाँ इस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहेगा। हमको यही पी पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, समझे आप। क्योंकि देखो मैं आपको सीधा सा हिसाब बताऊँ, ये पॉजिटिव तो हाई पोटेंशियल, ये नेगेटिव तो लो पोटेंशियल, तो इधर के साइड तो होने से कुछ भी मतलब रहा, तो जो पॉइंट रहेगा वो इस साइड रहेगा। इस पी पॉइंट पर हमको ई नेट निकालनी है। ई नेट का मतलब E1 प्लस के E2 कैलकुलेट करनी है। अब देखो अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है, मैंने आपको लिखा भी रखा है, नहीं अगर आपको याद तो है नहीं आपको कुछ भी, सही बताऊँ तो फिर भी चलो ठीक है यार, जैसे भी अब ठीक है कैलकुलेट करें। अब अपने नोट्स खोलो, नोट्स खोल कर देखो कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखा रखा है। देखेंगे फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप 0 चाहते हो तो दोनों को सम 0 चाहिए, ठीक है। E1 की वजह से यानी इस प्लेट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और E2 की प्लेट की वजह से यानी इस प्लेट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 होना चाहिए नेट। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारा E1 किसके इक्वल होना चाहिए, E2 के इक्वल होना चाहिए। जल्दी बताओ। तो आप पहले क्या कैलकुलेट करोगे, E1 कैलकुलेट करोगे, ठीक है। क्या कैलकुलेट करोगे, E1 कैलकुलेट करोगे। तो E1 कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर E1 के लिए करेंगे। तो E1 का फॉर्मूला रखते हैं हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय सेपरेशन डिस्टेंस r। सपोज करो ये डिस्टेंस है r, ठीक है, और ये डिस्टेंस है d, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ। अगर आपने ये x डिस्टेंस कैलकुलेट कर रखी है और ये डिस्टेंस d है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, x माइनस के d नहीं रहेगी। तो E1 के लिए डिस्टेंस x है ये, तो क्या बनेगी, 2 से 2 भी कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पर, तो 1/, या फिर लैम्डा, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, λ/2 पाई एप्सिलॉन इनटू x, E1 की वैल्यू है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड, लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर E2 के लिए कैलकुलेट करें। तो E2 कितना आएगा, E2 इक्वल्स टू 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, इनके बीच की डिस्टेंस x माइनस के d,
इजिकल्स टू कितना बनेगा, 2 से 4 2 टाइम्स काटने के बाद लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एक्स माइनस के डी। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल रख दो, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल रख दो, तो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो चाहिए तो E1 किसके इक्वल होनी चाहिए, E2 के इक्वल होनी चाहिए, है कि नहीं। अब भाई आप क्या चाहते हो, आप 4 न्यूटन का इफेक्ट कैंसिल करना चाहते हो, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में 4 न्यूटन का इफेक्ट डाल दो, तभी तो जीरो होगा। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ही होनी चाहिए। तो E1 की वैल्यू कितनी आई थी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन इंटू एक्स इजक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एक्स माइनस के डी। ठीक है, लैम्डा से लैम्डा खत्म, 2 पाई से 2 पाई खत्म, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन खत्म। कितनी बच की वैल्यूज आपकी, 1 अपॉन एक्स इजक्वल्स टू, अरे कुछ लफड़ा है क्या इसमें, हाँ देखो लफड़ा मिल गया, थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैंने भी, ये क्या हो गया आज, ध्यान क्या नहीं दिया। E2 के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, माइनस की लैम्डा बाई 2। अब क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो माइनस भूल जाएंगे। तो E2 के लिए लैम्डा की क्या वैल्यू होगी, लैम्डा बाई 2, यहाँ पर लैम्डा बाई 2, ठीक है। यहाँ भी कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। तो अब कितना बचेगी वैल्यूज़, 1 अपॉन 2 एक्स माइनस के डी बचेगा। अब सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस के 2d इजक्वल्स टू एक्स। तो कितने डिस्टेंस, ये मतलब कितने डिस्टेंस होनी चाहिए, x इजक्वल्स टू 2d। ये जो डिस्टेंस है ना d, इसके ट्वाइस डिस्टेंस पर वो p पॉइंट होगा जिस पर E नेट कितना होगा हमारा, 0 होगा। लो जी, हो गया सॉल्व पहला पार्ट। दूसरा पार्ट करें, अरे दूसरा पार्ट तो इसमें है ही नहीं, बी पार्ट का आंसर ये है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब तो बस सीधा।